हरे कृष्णा। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत एंगर का इश्यू है बचपन से, है ना। तो लोगों क्या वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा खा जाता है, लोगों से लड़ जाता है ना। तो एक बार वो क्या करता है कि वो अपने फादर के पास जाता है, फादर को अपना प्रॉब्लम बताता है कि फादर आई हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, और मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, है ना। और मैं लोगों के साथ वेल बिहेव नहीं कर पाता। तो फादर उसको एक सजेशन देते हैं। फादर कहते हैं कि बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, है ना, यू डू वन थिंग। आप उस समय रिएक्ट मत करो, आप एक कील लो और एक हैमर लो, ठीक है। और उनके घर के बाहर एक वुडन फेंसिंग होती थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप उस कील को उस वुडन फेंसिंग में जाके ठोको। जब भी आपको एक दिन में कितनी बार भी गुस्सा आए, तो एक कील लो और उसको हैमर करो उसमें, है ना। तो ऐसे जो फर्स्ट डे बच्चा ट्राई करता है, तो फर्स्ट डे वो 13 टाइम्स वो कील जो है हैमर करता है वुडन फेंस में। तो हमेशा जब भी फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ओवर द डेज, जैसे उसका धीरे धीरे जो है वुडन जो कील्स हैं वो धीरे धीरे नील पे आ जाती है, कम होते होते। तो एक दिन, जिस दिन सबसे जीरो पे आ जाती है, उस दिन वो जाके बोलते हैं कि फादर, टुडे आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल माय एंगर फादर। तो मेरे को कोई गुस्सा नहीं आया, और अगर जब आ रहा था तो मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने रिएक्ट नहीं करा मैंने उस पर, है ना। मैंने लोगों को कुछ बुरा भला नहीं बोला। तो फादर बोले, वेरी गुड माय चाइल्ड, अगला मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप एक काम करिए, अब आप जितने भी दिन तक गुस्सा कंट्रोल कर पा रहे हैं, उस दिन एक एक कील जो आपने हैमर करी थी वुडन फेंस में, आप वो जाके उसे एक्सट्रैक्ट करिए। तो बच्चा फिर से ये टास्क ले लेता है। तो जितने भी अगले दिन जो है उसने सक्सेसफुली जो गुस्सा कंट्रोल किया था एवरी डे, है ना, उस दिन वो जाके कील एक निकाल लेता है वापस, है ना। तो ग्रेजुअली एक एक करके करके सारी कील्स जो है वो बच्चा जो है वुडन फेंस से निकाल लेता है। तो जो लास्ट कील थी उस दिन, जिस दिन निकाला, उस दिन ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज फॉर सच लॉन्ग डेज ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिज एंगर, राइट। तो ही गोज टू हिज फादर एंड फादर को बताते हैं, डैड आई हैव डन दिस सक्सेसफुली, मैंने इतने दिनों तक कंट्रोल कर लिया अपना एंगर, और मैंने सारी कील्स जो है सारी कील्स निकाल ली हैं, एंड दैट इट इज़ बीन रियली हेल्पफुल डैड। तो डैड इमीडिएटली बच्चे को लेके चलते हैं साथ में अपने, कहते हैं ओके लेट मी शो यू वन थिंग। तो डैड लेके चलते हैं, डैड लेके चलते हैं, डैड बाहर लेके आते हैं उसे, और डैड दिखाते हैं वो वुडन फेंस, है ना। तो डैड दिखाते हैं कि देखो, अच्छा है तुमने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, बट ये जो तुम्हारे गुस्से का इम्पैक्ट ये था, जो कील आपने जो हैमर करी थी वो वुडन जो फेंसिंग है, जो वुडन ब्लॉक है, उसमें निशान छोड़ गई है। जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथ क्या नहीं होता कि हमारी लाइफ में जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या किसी पे हम रॉन्ग वे में एक्ट करते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट है वो हमेशा एक उस व्यक्ति के ऊपर, उसके मन में वो इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो सेम इसी टाइप के अनकंट्रोलेबल जो हमारा एंगर है ना, उसके ऐसे ही डेंजरस इम्पैक्ट्स रहते हैं, है ना। हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दूसरों के साथ रिलेशनशिप में वो इम्पैक्ट छोड़ जाता है ना, जिसको हम लोग काफ़ी ईयर्स के साथ भी ओवरमेंड नहीं कर पाते। देन उसके बाद हम लोगों के जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, राइट, अगर हम बहुत अनकंट्रोलेबली लोगों को गुस्सा करते हैं, अननेसेसरीली लोगों को डांटते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में कोई वर्क करना पसंद भी नहीं करना चाहता, कोई नए सजेशंस नहीं देना चाहता है, राइट। तो इसी प्रकार के अनकंट्रोलेबल एंगर की वजह से हम कई बार लोगों की जो गुड इंटेंशन है उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, है ना। और जनरली जो ये अनकंट्रोलेबल एंगर है, उससे हम लोगों का हेल्थ जो है, जो काफ़ी एक हेल्थ इज वेल्थ जैसे कहा जाता है, वो बहुत जल्दी डिटोरेट होती है। मेरा नाम दीपांशु बजाज है, और आज हम देखेंगे कि हम कैसे अनकंट्रोलेबल एंगर को कर्ब कर सकें। तो आज हम आपसे 4 पॉइंट शेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टाइम आउट। ये मैं वीडियो को नहीं कह रहा कि वीडियो से मैं टाइम आउट ले रहा हूं, आप अपने उस सिचुएशन से टाइम आउट लीजिए, है ना। जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आप एक बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत हीटिंग एटमोसफेयर में हैं, कहीं आप फंस जाते हैं, ऐसे कहीं आप इनिशियली घुस गए हैं, तो उस सिचुएशन से टाइम आउट ले लीजिए, है ना, बैक ऑफ हो जाइए। इस टाइम पे हमें लीन इन नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस पे, है ना, क्योंकि सेम इसी टाइम पे हमारा माइंड जो है हमें इररेशनल थॉट्स लेने के लिए, इररेशनल थिंकिंग रखने के लिए ट्रिक कर देता है ना, क्योंकि हम लेटर जाके उसी चीज को हम बाद में पछताते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो ये एक माइंड का ट्रिक होता है कि जैसे हमें ये एटमोसफेयर आ जाता है हमारा एंगर का, है ना, तो इमीडिएटली वो हमें ट्रिक करने का चांस ढूंढता है और वो ट्रिक करता है हमें, है ना, अनरैशनल थिंकिंग पे, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेप बैक लेके उस सिचुएशन को फिर एनालाइज करना चाहिए थोड़े टाइम, है ना। हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना कि रिएक्ट मतलब आप इंस्टेंटली बोलना चालू, उसी समय बड़ आपने किसी को डांटना या फिर आपने किसी को बुरा बोलना चालू कर,
जो हम सबके साथ होता है, राइट। और तो रिस्पॉन्ड क्या है? रिस्पॉन्ड बेसिकली आप एक स्टेप बैक ले रहे हैं, आप जो व्यक्ति है उसके वर्ड्स को एनालाइज करें, ना कि उसके इमोशंस को, है ना, और उसमें आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है और क्या वो आपके भलाई के लिए है ना। तो वो उसको इंटेंशन को बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना किसी सिचुएशन को, राइट। अच्छा, आगे क्या करते हैं? तो सेकेंड चीज है ब्रीथ। तो आप देखेंगे बचपन से, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारा डेथ है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। वो है क्या? ब्रीथ। हमारी जो ब्रेथ है, हमारी जो एयर है ना, हम जो ब्रीथ इन करते हैं ये हमारे साथ रहते हैं। तो आप देखेंगे कभी भी कोई गुस्सा हो रहा है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने पर्सनल लाइफ में, कभी भी आप गुस्सा होते हैं तो आपकी जो ब्रेथ है, आपकी जो हार्ट बीट भी है, वो चेंज हो जाती है ना। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें स्टेप बैक लेते ही हैं जैसे साथ में, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, है ना। हम जितने काउंट्स ऑफ ब्रेथ लेते हैं, जितने काउंट्स में हम ब्रेथ इन लेते हैं, उतने ही काउंट्स में ब्रेथ आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 काउंट्स में ब्रेथ इन ले रहे हैं, है ना, आप उसी सेम ब्रेथ में आप एक्सेल भी करेंगे, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी आप अमाउंट ऑफ नंबर्स में, है ना। तो ब्रीद इन करिए और साइमल्टेनियसली ब्रीद आउट करिए, है ना। तो ये आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है उसको अलाइन करेगा वापस, है ना। थर्ड पॉइंट जो है वो है मी टाइम। चाय टाइम नहीं, मी टाइम। मी टाइम बेसिकली क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जितने भी बड़े ओलंपियाड्स, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, या फिर बाकी जितने भी बड़े एग्जाम्स, या फिर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट होते हैं, है ना। जैसे आप क्रिकेटर के बारे में देखते हैं या बॉक्सर के बारे में देखते हैं, तो ये लोग क्रिकेट फील्ड में जाके ये नहीं सोचते कि मैं अगर वो ऐसी बॉल डालेगा तब मैं कैसे शॉट खेलूंगा, है ना, तब मुझे कैसे स्विंग करना चाहिए। वो ऐसे नहीं करते। वो लोग पहले ही नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस मतलब वो पहले ही अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनके जो स्किल्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, और उसी हिसाब से अपना प्रैक्टिस करते हैं। इवन इट बी फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स और एनी पर्सन, है ना, एनी प्रोफेशन, राइट। तो आपको पहले ही एनालाइज करना चाहिए। प्रिंसिपल इससे ये है कि आप पहले अपने आप फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस करिए, पहले से ही प्रैक्टिस करिए कि आप काम रह सके, है ना। तो आप मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है, मेडिटेशन करें, है ना, उस टाइम पे आप पहले मेडिटेशन रेगुलर एक हैबिट बना सकते हैं कि आप दिन में सनसेट के वक्त, सनराइज के वक्त बैठ के, किसी भी टाइम आपके पास जो फिजिबल है उसमें बैठ के यू शुड मेडिटेट, है ना। मेडिटेट से क्या होता है? मेडिटेशन से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स आता है ना, रिलैक्स पोजीशन पे आता है, और आप स्ट्रेस और जो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में उससे कोप अप कर पाते हैं, है ना। ओके, फोर्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और एस्पेक्ट है, दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू शेयर आवर इमोशंस। कहने का मतलब फोर्थ पॉइंट है शेयर योर इमोशंस, है ना। आपके पास कभी किसी ने कुछ बुरा बोला, फॉर एग्जाम्पल कुछ बुरा ऐसा लग भी गया आपको, है ना, और इसमें कोई गलत नहीं, हम सबको बुरा लग सकता है, वी आर ऑल ह्यूमन, है ना। और कभी भी बुरा लगे तो उसे कभी सप्रेस मत करिए, है ना। अपने लाइफ में कुछ ऐसे वैल्यूबल फ्रेंड्स रखिए, है ना, जो जिनके साथ आप अपना हार्ट ओपनली शेयर कर सकते हो। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको आप बेझिझक ओपनली रख सकते हो कि सामने वाला आपको उस सिचुएशन में वैसा जज भी नहीं करेगा, है ना, और आप उसको फिर एनालाइज कर सकते हो। तो क्या है, इससे दिल थोड़ा हल्का हो जाता है ना। तो इससे क्या है कि आप उस व्यक्ति के सामने जब दोबारा जाएंगे तो एक क्लियर माइंड से, एक तो पहली बात आप उसके वर्ड्स को फिर एनालाइज कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम सम फाउल वर्ड्स, है ना, जो वो कंटेंट कहना चाह रहा है कि दैट यू आर बीइंग, मे बी यू आर बीइंग लेजी, है ना, और मे बी यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ, एनीथिंग लाइक दैट, है ना, जो मैसेज हो उसमें, वो आप उसको ग्रास्प कर सकें और उसमें आप अपने आप को लेके आगे सेल्फ डेवलप कर सकें, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकें, राइट। हाय। तो ये सेम चीज जो प्रिंसिपल जो एंगर के ऊपर है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 63 में, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस एंड फ्रॉम डिल्यूजन memory is bewildered, and when the memory is bewildered the intelligence is lost, and when the intelligence is lost one falls again into the material pools। भगवान या क्रोनोलॉजिकली समझा रहे हैं कि फ्रॉम एंगर कैसे हम लोग डिल्यूड होते हैं, डिल्यूड होने के बाद हमारी मेमोरी बिविल्डर होती है, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी सोचने की क्षमता जो है ना, रीजनेबल और अनरीजनेबल सोचने की क्षमता, वो लॉस्ट हो जाती है, और उसके बाद हम अनरीजनेबल एक्शंस लेते हैं, है ना, जो हमारा सौरव का कारण बनता है। तो अनरीजनेबल एक्शंस का कनेक्शंस भगवान बता रहे हैं कि एंगर से कैसे है ना। तो इससे हमें समझना चाहिए कैसे एंगर जो है हमें सफरिंग की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप लोगों की सजेशंस और फीडबैक्स बहुत वैल्यूबल हैं। आगे आपके कोई भी कमेंट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो डू लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पे मेंशन है। हरे कृष्ण।